स्वागत है सभी परिजनों का अमृतवाणी में। वीडियो देखने वाले सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा विषय है 21वीं सदी गंगा का अवतरण। पिछले 300 वर्षों में भौतिक विज्ञान और प्रत्यक्षवादी ज्ञान का असाधारण विकास विस्तार हुआ है। यदि उपलब्धियों का सदुपयोग न बन पड़े तो वह बड़े दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। यही इन शताब्दियों में होता रहा है। फलस्वरूप हम अभाव वाले पुरातन काल की अपेक्षा कहीं अधिक विपन्न एवं उद्विग्न परिस्थितियों में रह रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, घातक विकिरण, बढ़ता तापमान, आणविक और रासायनिक शस्त्र ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिसमें मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा कठिन हो जाएगी। ध्रुव पिघलने लगे, समुद्रों में भयंकर बाढ़ आ जाए, हिमयुग लौट पड़े, पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन में बढ़ते जाने वाले छेद पृथ्वी पर घातक ब्रह्मांडीय किरणें बरसाएं और जो कुछ यहाँ सुंदर दिख रहा है वह सभी जल भुनकर खाक हो जाए। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने वाले विज्ञान विकास को किस प्रकार सराहा जाए? भले ही उसने थोड़ी सुविधाएं साधन बढ़ाए हों, इसे विकास से उत्पन्न हुआ उन्माद ही कहना चाहिए, जिसने इसी शताब्दी में 2 विश्व युद्ध खड़े किए और अपार जन धन की हानि की। छिटपुट युद्धों की संख्या तो इसी अवधि में सैकड़ों तक जा पहुंचती है। धरती की समूची खनिज संपदा का दोहन कर लेने की भी योजना है। अंतरिक्ष युद्ध का यह नियोजन चल रहा है जिससे धरती और आसमान पर रहने वाले प्राणियों, वनस्पतियों का कहीं कोई नाम निशान ही न रहे। प्रत्यक्षवादी तत्व दर्शन ने आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, नैतिकता, निष्ठा आदि मानवीय आदर्शों की गरिमा को एक कोने पर उठाकर रख दिया है। तत्कालिक लाभ ही सब कुछ बन गया है, भले ही उसके लिए कितनी ही प्रवंचना और निष्ठुरता क्यों न अपनानी पड़े। लगता है वर्तमान की विचारधारा मनुष्य को पशु बनाते जा रही है, जिस पर मर्यादाओं और वर्जनाओं का कोई अंकुश नहीं होता। विनोद का प्रमुख माध्यम कामुकता ही चल बनता है, जिसने नर नारी के बीच बचे हुए मर्यादाओं के पुल को भी विखंडित किया ही है। यौनाचार की प्रवंचना में भी उलझा दिया है। कारण सामने है। गर्भ निरोध के प्रयत्न चलते रहने पर भी जनसंख्या इस तेजी से बढ़ रही है, भावी पीढ़ी के लिए खाद्य, निवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रबंध मुश्किल हो जाएगा और सड़कों पर चलने के लिए गाड़ियां तक बंद करनी पड़ेंगी। इस अभिवृद्धि के रहते विकास के निमित्त बन रही योजनाओं में से एक की भी सफल होने की संभावना नहीं है। भूखे भेड़िए आपस में ही एक दूसरे को चीर फाड़ कर डालते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की स्थिति में मनुष्य भी उसी स्तर पर गिर सकता है। सदुपयोग न हो पाने की विडंबना। प्रगति के नाम पर जो पाया गया था, यदि उसका सदुपयोग सत् प्रयोजन के लिए, सर्वजनीन हित साधन के लिए किया गया होता तो आज दुनिया इतनी सुंदर और समुन्नत होती। इसकी कल्पना सहज ही हो सकती है, पर दुर्भाग्य तो देखिए, जिसने समझदार कहलाने वालों की संकीर्ण स्वार्थपरता की जंजीर में कसकर बांध लिया है और जो हाथ लगा उसे दुरुपयोग करने के लिए ही प्रेरित किया। फल सामने है। क्या गरीब, क्या अमीर, सभी साधनों की दृष्टि से असंतुष्ट हैं और कुबेर जैसे वैभववान बनना चाहते हैं। मिल बांटकर खाने की किसी को इच्छा नहीं, एक दूसरे का शोषण दोहन करने के लिए ही आतुर है और निरंतर चिंतित, असंतुष्ट, उद्विग्न और आकुल व्याकुल बने रहते हैं। ऊपर की चमक देखकर प्रगति का भ्रम तो हो जाता है, पर वस्तुतः मनुष्य अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य पूरी तरह गंवा चुका है। मरघट के भूत पलितों की तरह आशंकाओं और उद्विग्नताओं के बीच डरता डराता जीवन जीता है। यह समूचा जाल जंजाल मात्र भ्रांतियों के समुच्चय पर आधारित है।
यदि सही विचार करने और सही जीवन जीने की कला समझी और अपनाई गई होती और आनंद का ही अनुभव होता रहता। प्रगति, प्रसन्नता और सुख शांति का वातावरण सर्वत्र अनाचार का ही बोलबाला दिखता है। सौजन्य, जो शांति और सहयोग के वातावरण में जी रहे हैं, वे उंगलियों पर गिने जाने वाले जितनी स्वल्प संख्या में ही हैं। कुकृत, कुविचारों की ही देन है। विक्षोभ भ्रांतियों से ग्रसित होने पर ही सताता है। आज की प्रमुख समस्या है विचार विकृति, आस्था संकट, भ्रांतियों का घटाटोप और कुविचारों का साम्राज्य। इस जड़ को काटे बिना कांटों की तरह बिखरे कष्टों को छुटकारा नहीं मिलेगा। विष वृक्ष को काटे बिना सुख शांति की आशा कैसे की जा सकती है? आज की सबसे प्रमुख आवश्यकता, इन दिनों सबसे बड़ा और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि विचार क्रांति का व्यापक आयोजन किया जाए, अवांछनीय के विरुद्ध संघर्ष खड़ा किया जाए और मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन अपनाने के लिए हर किसी को बाधित किया जाए। नवयुग के अवतरण का सतयुग की वापसी का यही एकमात्र उपाय है, जिसे संसार के समस्त युगों और क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए। यही है धर्म की धारणा और सत्य, प्रेम, न्याय की आराधना। इससे बड़ा कोई पुण्य परमार्थ और दूसरा हो ही नहीं सकता। यही है वह महाभारत जिसके लिए महाकाल ने प्रत्येक प्राणवान को कटिबद्ध होने के लिए पुकारा है। यह मोर्चा जीतते ही उज्जवल भविष्य की संरचना में तनिक भी संदेह रह नहीं जाएगा। 21वीं सदी की गंगा जब स्वर्ग में अवस्थित रह कर दुर्लभ न रहेगी, हर किसी को उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। हमें व्यापक विचार क्रांति की तैयारी करनी चाहिए। समझदारों के सिर पर चढ़ी हुई नासमझी का उन्माद उतरना चाहिए। इसके लिए लोहे से लोहा काटने की, कांटे से कांटा निकालने की नीति अपनानी पड़ेगी। सद्विचारों को इतना उत्पादन और वितरण करना पड़ेगा कि शोक संताप कहीं ढूंढे भी न मिले। कार्य बड़ा है, व्यापक है। 600 करोड़ मनुष्य की ब्रेन वॉशिंग का प्रश्न है, जिसमें अवांछनीयता की गर्दन काटने की के साथ साथ मानवीय गौरव के अनुरूप उदारता से भरी पूरी विवेकशीलता की स्थापना की जानी चाहिए। एकता और समता की छत्र छाया में आने के लिए हर किसी को आमंत्रित ही नहीं, बाधित भी किया जाना है। इसके लिए शुभारंभ कैसे हो और कहाँ से हो, यह बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा टेढ़ा प्रश्न है। इसके लिए आत्मदानी प्रचंड साहस के धनी प्राणवान चाहिए। उन्हें कहाँ से ढूंढा जाए? कौन उनमें प्राण फूके? कौन उनके जुझारू संकल्पों से ओतप्रोत करे? चारों ओर दृष्टि प्रसारने के उपरांत यही उपाय सूझा कि खोज घर से आरंभ करनी चाहिए। दशरथ ने विश्वामित्र की याचना पर अपने ही पुत्र सुपुर्द किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने 5 पुत्र अग्रगामी बने थे। हरिश्चंद्र ने स्वयं ही गुरु की आवश्यकता पूरी की थी। यह परंपरा आज फिर जीवित जागृत किए जाने की आवश्यकता है। अपना उदाहरण प्रस्तुत करके ही दूसरों को आदर्शवादिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रयोग का शुभारंभ और विस्तार। इस तथ्य को युग निर्माण मिशन के संस्थापक पूज्य आचार्य जी ने अपनाते हुए नवसृजन का ही श्रीगणेश किया। निजी संपत्ति एक एक पाई जनता जनार्दन को सौंपते हुए अन्यान्यों को प्रोत्साहित किया कि वे भी लोभ, मोह और अहंकार के बंधन शिथिल करके जो समय, श्रम, कौशल, मनोयोग बच सके उसे लोक मंगल के युग आवश्यकता विचार क्रांति के लिए यथासंभव नियोजित करें। 15 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने यही काम अपनाया है। अपना आदर्श प्रस्तुत करते हुए संपर्क क्षेत्र के हर परिजन को अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता अपनाने और आदर्शवादी मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह कार्य उन्होंने एक अध्यापक के रूप में किया है। हिंदी की अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना पत्रिका तथा 7 अन्य भारतीय भाषाओं में छपने वाली पत्रिकाओं द्वारा उन्होंने मात्र वचन की सामग्री नहीं दी, वरन पाठकों के अंतराल को
इस सीमा तक झकझोरा है कि वे युग समस्याओं से जूझने के लिए अपना योगदान किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करें। इन दिनों उनके द्वारा संपादित प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या लाखों में है। हर अंक को न्यूनतम 5 व्यक्ति निश्चित रूप से पढ़ते हैं, इसलिए उनसे लाभ उठाने वाले की मिशन के साथ आत्मीयता स्थापित करने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। इसी जनशक्ति के माध्यम से विचार क्रांति के शुभारंभ से लेकर 21वीं सदी के गंगा अवतरण की विशालकाय योजना बनाई और सक्रिय क्रियान्वयन की स्थिति तक पहुंचाई गई है। 1 से 5, 5 से 25 का अपना विस्तार तंत्र है। 5 लाख प्रेरणा का जीवन तंत्र, अस्थायी सदस्य जनमानस के परिष्कार के लिए इनमें से प्रत्येक को अपने 5 साथी और इसके साथ ही ऐसा व्यक्तित्व भी चाहिए इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए छलांग में ही अन्यान्यों को करोड़ के करीब प्राणवानों अपने विचारों और कार्यों में सृजन शिल्पियों को समेट लेने की संभावनाओं से भरा पूरा है। यह तीनों ही कार्य बढ़ते बढ़ते सूत्र संचालक ने अपने 600 करोड़ मनुष्य को अपनी भुजाओं में जकड़ लिए हैं। तो किसी समय भी और मनयुग का एक और न ही कण भी अविष्ट और न इस अपेक्षा के प्रति अनास्था और किसी काम में खर्च नहीं। इसका बढ़ता हुआ परिकर यदि युग परिवर्तन का लगभग सभी 8 ग्रंथों खड़ा कर दे तो संस्कृत में अनहोनी जैसी हिंदी अनुवाद आचार्य जी ने किया है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 गीताएं, स्मृतियाँ, ब्राह्मण आरण्यक आदि ग्रंथों के अध्ययन, अनुवाद करने और उन्हें सर्वसाधारण तक पहुंचाने में अथक एवं परिश्रम किया है। लगभग 1500 पुस्तकें ऐसी लिखी हैं जो व्यवहारिक जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों के समावेश का सरल एवं अनुभव भरा मार्गदर्शन करती हैं। इन दिनों 8 मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की बात पहले ही बताई जा चुकी है। इस साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन हुआ है सो अलग। बाजारों मूल्य पर साहित्य खरीदना इन दिनों सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है, इसलिए लगभग लागत मूल्य पर उसका प्रकाशन और झोला पुस्तकालयों एवं ज्ञान रथों के माध्यम से उसे घर घर पहुंचाने का प्रयास अपने ढंग का अनोखा है। प्राणवान परिजन घर घर जाकर शिक्षितों को युग साहित्य बिना मूल्य पढ़ने के लिए देते हैं और पढ़ लेने पर वापस ले आते हैं, बिना पढ़ो को सुनाते हैं। इसी सिलसिले में कुछ साहित्य बिकता भी रहता है और घरेलू पुस्तकालय बनाने की लंबी श्रृंखला चलती रहती है। जनमानस के परिष्कार की विचार क्रांति संपन्न करने के लिए दूसरा उपाय है वाणी अर्थात संगीत और प्रवचन। इसके लिए शांति कुंज में ऐसी सत्र श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, जिसके हर सत्र में हजारों लोग आते हैं और उपरोक्त दोनों ही विधाओं को सीख कर जाते हैं। उन्हें यह विशेष रूप से सिखाया जाता है कि गिरे हुए को उठाने का दायित्व लेने वाले को अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत और साहसी होना चाहिए। मार्गदर्शक का निजी व्यक्तित्व लेखनी वाणी से अधिक सशक्त है। यदि यह ढीला पोला या गया गुजरा होता तो अभिष्ट उद्देश्य पूर्ण होने के स्थान पर उपहास और कौतुक ही पैदा होता। सूत्र संचालक से मिली प्रेरणा के कारण ही अब तक इस प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शांति कुंज ने प्रायः 1 लाख युग शिल्पियों के कार्य क्षेत्र में उतारा है। इन कार्य क्षेत्रों की अपनी गतिविधियां योजनाबद्ध रूप से अपने निकटवर्ती कार्य क्षेत्र में निरंतर चलती रहें, इसके लिए संस्था द्वारा जगह जगह छोटे बड़े आश्रम बना दिए गए हैं, जिन्हें प्रज्ञापीठ नाम दिया जाता है। इसकी संख्या कुछ दिन पूर्व तक 2500 के करीब थी। अब वह बढ़ते बढ़ते 3000 तक पहुंच चुकी है। वे संस्थान अपनी व्यवस्था अंशदान और समय दान देकर स्वयं चला देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगली कड़ी को लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।